यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइज, जब ये इंट्रो चलता है तो यहाँ बहुत सारे रैंक करके फोटो आते हैं और उसमें लास्ट में लिखा आता है यू आर नेक्स्ट। तो आपको लगता है कि अपने को नेक्स्ट बनना है, तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल की मेहनत लगती है और वो आपको करनी पड़ेगी बस। तो जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, नेक्स्ट लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, ऑफलाइन वालों को भी करनी पड़ेगी, बिकॉज बिना नेक्स्ट लेवल की मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। चलिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं। आप लोग अपन अदर सोर्सेस पढ़ रहे थे, राइट? अदर सोर्सेस में अपन ने गिफ्ट वाले प्रोविजन पढ़े थे और गिफ्ट में हमने ये पढ़ा था मिस्टर आईडी हटला आईटीसी। एंड पता है मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आईटीसी लिखना बाकी था, तो वो याद आ गया मुझे, लिखो आईटीसी। मुझे याद था, ऐसे कैसे होता है भूल जाए। वो बोलता है मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये होने नहीं दूंगा। चलो अब एक बात बताओ, उसमें आपने देखो मिस्टर आई डी हटला तो अपन ने लिख लिया था। एम फॉर मैरिज, आर फॉर रिलेटिव, आई फॉर इनहेरिटेंस, डी फॉर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, एच फ्रॉम हॉस्पिटल, यू फ्रॉम यूनिवर्सिटी, टी फ्रॉम ट्रस्ट, एल ए फ्रॉम लोकल अथॉरिटी। अब ये आई क्या होता है? आजकल मैं आपको बताऊं, एक कॉन्सेप्ट चलता है प्रैक्टिकल लाइफ में जिसको प्राइवेट ट्रस्ट बोला जाता है। प्राइवेट ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट क्या होता है कि जैसे मान लो मैं हूं, दैट इज मिस्टर बीबी। अब मुझे पता है कि मेरे को कल उठ के कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो भाई मेरे भाई कोई लड़ ना ले, या मतलब बच्चे लड़ ना ले, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले से एक प्राइवेट ट्रस्ट बना देता हूं, एक प्राइवेट ट्रस्ट बना देता हूं, और मेरी जितनी भी असेट है वो इस ट्रस्ट को दे देता हूं, और ये ट्रस्ट जो बेनिफिट देगा वो मेरे रिलेटिव्स को देगा। ये जो ट्रस्ट है वो बेनिफिट देगा वो मेरे रिलेटिव को देगा। तो दैट इज कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्राइवेट ट्रस्ट करके, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल असेट्स को ट्रांसफर कर देता है प्राइवेट ट्रस्ट को, और प्राइवेट ट्रस्ट है वो बेनिफिट के लिए है, उस इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए है। तो गाइज इस पर्टिकुलर केस में इस इंडिविजुअल ने जब ये असेट प्राइवेट ट्रस्ट में डाली ना, तो इस पर्टिकुलर केस में ये प्राइवेट ट्रस्ट के हाथ में 56/10 नहीं लगेगा। 56/10 है, ये प्राइवेट ट्रस्ट के हाथ में नहीं लगेगा। तो ये क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जो बड़े बड़े धनवान लोग होते हैं, बहुत करोड़ों रुपए अरबों रुपए वाले, वो क्या करते हैं, ट्रस्ट क्रिएट कर देते हैं, सब प्रॉपर्टी ट्रस्ट में डालते हैं, और वो ट्रस्ट है वो उनके रिलेटिव के बेनिफिट्स के लिए होता है। उसमें उनको जिनको नॉमिनेट करना है कि इनको बेनिफिट मिलना चाहिए, तो जो ट्रस्ट है वो इनके रिलेटिव के बेनिफिट्स के लिए होता है। नहीं तो क्या होता है, अदरवाइज डायरेक्टली अगर रिलेटिव को दिया तो ये तो दारू पी जाएंगे करके, ठीक है, ये जो पैसे को उड़ा देंगे, क्या भरोसा कैसा बेटा पैदा हो करके। तो ये पैसा ट्रस्ट को देते हैं, ट्रस्ट मैनेज करता है। इस ट्रस्ट के बहुत सारे लोग ट्रस्टी रहते हैं, वो ट्रस्टी घर वाले भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं। ये लोग ट्रस्टी बनाते हैं कि इस पैसे को सही से यूज होना चाहिए, इनका बेनिफिट मिलेगा रिलेटिव को ही, बट ऐसा नहीं कर सकते कि सीधा पैसा निकाल के और उड़ा लो, दारू पी लो, वैसा नहीं हो सकता करके, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में जब इसने यहां पे प्राइवेट ट्रस्ट को असेट ट्रांसफर की, तो प्राइवेट ट्रस्ट के हाथ में 56/10 है, वो नहीं लगेगा। बोलो 56/10 नहीं लगेगा, बोलो नहीं लगेगा। ये तो हो गया तुम्हारा आई। अब एक बात बताओ, ऊपर मैंने आपको बताया था मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में, पता है मैंने यहां लिखा था बाय हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आपको गिफ्ट मिला तो एग्जेम्प्ट है, या फिर जो यूनिवर्सिटी से आपको गिफ्ट मिला तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर हॉस्पिटल को गिफ्ट मिला तो, किसी यूनिवर्सिटी को गिफ्ट मिला तो, किसी ट्रस्ट को गिफ्ट मिला तो, क्या उनके हाथ में भी एग्जेम्प्ट होगा? आंसर इज यस। तो यहां पे ये टी का मतलब होता है, आईटीसी में टी का मतलब कि भैया अगर हॉस्पिटल को गिफ्ट मिला, या यूनिवर्सिटी को गिफ्ट मिला, या किसी ट्रस्ट को गिफ्ट मिला, तो उनके लिए भी एग्जेम्प्ट है। एंड लास्ट वाला सी जो है, ये सी किस लिए है मैं आपको बता दूं। आपको पता है हमने कैपिटल गेन में एक पढ़ा था, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, या जिसको एग्जेम्प्ट ट्रांसफर बोलते थे। उसमें पता है 2-3 पॉइंट ऐसे थे कि एक तो एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया, और बंटवारे में असेट मेंबर को मिल गई, तो मेंबर के हाथ में क्या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा क्या? आंसर इज नो।
एंड दूसरी चीज, अगर मान लो मैंने बताया था अमलगमेशन डीमर्जर हुआ, क्या हो गया? अमलगमेशन डीमर्जर। अमलगमेशन डीमर्जर में, अमलगमेशन में पुरानी कंपनी की एसेट नई कंपनी को मिल जाती है। तो बेटा क्या नई कंपनी को जब एसेट मिली तो क्या नई कंपनी के हाथ में 56(2)(10) लग जाएगा क्या? आंसर इज नो। या फिर वहां पे पढ़ा था कि होल्डिंग कंपनी ने अपनी 100% सब्सिडरी को असेट ट्रांसफर की, सब्सिडरी ने होल्डिंग को असेट ट्रांसफर की, तो उस पर्टिकुलर केस में ये ट्रांसफर नहीं माना जाता था, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, इधर अदर सोर्सेज में भी टैक्स नहीं लगेगा। तो मैंने 3 ट्रांजैक्शन बताए। ये सी का मतलब होता है सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर इन कैपिटल गेन। इसमें 3 ट्रांजैक्शन मैंने बोले, या तो एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है और एचयूएफ के पार्टीशन पे असेट है वो मेंबर को मिल जाती है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा मैंने बोला अमलगमेशन डीमर्जर, और तीसरा होल्डिंग ने सब्सिडरी को ट्रांसफर की, सब्सिडरी ने होल्डिंग को ट्रांसफर की, तो अदर सोर्सेज में टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो 3 पॉइंट है ना, ये अपन लिख लेते हैं। देखो मैं बताऊं ना, इंटरमीडिएट में एग्जाम के लिए तो क्या आता है पता है, मैं बताऊं, एक तो मैरिज और एक रिलेटिव, बस। मैरिज याद रखने का, मैरिज पे गिफ्ट मिला तो एग्जेम्प्ट है, रिलेटिव से मिला तो एग्जेम्प्ट है, बस इतना याद रखा। ये बाकी वाले पॉइंट है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरमीडिएट के लिए पूछे भी नहीं जाते करके, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले आई, जो आईटीसी छोड़ के आए थे, तो आई लिखो, लिखो आई लिखो। बहुत जल्दी जल्दी तुम लोग आए हो। कहां घूमने गए थे? समोसा खाने गए थे? सिद्धि विनायक गए थे? सिद्धि विनायक मुंबई में? अच्छा यहां पे भी सिद्धि विनायक है। ओ वड़ा पाव, सिद्धि विनायक वड़ा पाव की दुकान का नाम है? ओ भाई साहब, मैं तो ये सुन के खुश हुआ कि आप सिद्धि विनायक गए थे दर्शन करने, फिर बोले वड़ा पाव खाने गए थे। वड़ा पाव लिख, अब सबसे पहले आई, आई में लिखो, आई में लिखो, लिखो फ्रॉम इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट, फ्रॉम इंडिविजुअल, आई में लिखो फ्रॉम इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट, from individual by trust created for the benefit of relative of such individual, from individual by trust created for the benefit of relative of such individual। आई यहां आई पूरी होगी, लाइन नहीं है क्या? थोड़ा छोटू छोटू लिखो। from individual by trust created for the benefit of relative of such individual, from individual by trust created for the benefit of relative of such individual। उसके बाद टी में लिखो, लिखो बाय हॉस्पिटल, बाय हॉस्पिटल कॉमा यूनिवर्सिटी कॉमा ट्रस्ट, बाय हॉस्पिटल कॉमा यूनिवर्सिटी कॉमा ट्रस्ट कॉमा मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ये जो गवर्नमेंट की होती है एम्स वगैरह जो है, ये सब मेडिकल इंस्टीट्यूशन में आती है। हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट, मेडिकल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद सी, सी में 2 लाइन लगेगी, ठीक है, तो थोड़ा छोटू छोटू लिखना, ठीक है, अगर है तो कोई बात नहीं। हाँ 2 लाइन लगेगी, लिखो सर्टेन ट्रांजैक्शन रेफर्ड अंडर सेक्शन 47, सर्टेन ट्रांजैक्शन रेफर्ड under section 47, that is partition of HUF, that is partition of HUF comma holding company to 100% subsidiary company, holding company to 100% subsidiary company comma 100% subsidiary company to holding company, 100% subsidiary company to holding company, comma amalgamation or demerger, 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 अमलगमेशन और डीमर्जर, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, एक जो पॉइंट है ना जिसमें ये 56(2)(10) नहीं लगेगा, ये आजकल ज्यादा काम का पॉइंट नहीं है, बट ये कोविड के टाइम पे आया था। आपको पता है कोविड में बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों के पास ट्रीटमेंट कराने को पैसा नहीं था, तो लोगों ने क्राउड फंडिंग किया,
लोगों ने बोला हमको दान दे दो, पैसा दे दो, गिफ्ट कर दो, हम कोविड का ट्रीटमेंट करा ले। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या उस पे भी 56(2)(10) लगेगा क्या? क्योंकि तुमको कैसे पता नहीं लगेगा? अभी तक तो हमने यही पढ़ा ना, अगर आपको मनी गिफ्ट में मिलता है, एग्रीगेट मनी 50,000 से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल होगा। अब एक बात समझना, इसको लेके फिर निर्मला सीतारमण जी ने एक अमेंडमेंट किया, ये सिर्फ कोविड से रिलेटेड है, कि कोविड में अगर आपको कोई भी पैसा मिलता है आपके ट्रीटमेंट के लिए, लोगों से मिला, उस पे 56(2)(10) में हम टैक्स नहीं लगाएंगे। नहीं तो गलत हो जाएगा ना यार। एक तो बेचारा बीमार है, अंतिम सांसें ले रहा है, बहुत बार कोविड में मतलब फेफड़े जाम हो चुके हैं, ठीक है, अगर मान लो बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे, लोगों के पास पैसा नहीं था करके, ठीक है, तो उसमें अगर कोविड में पैसा मिलता है ट्रीटमेंट के लिए तो उस पर 56(2)(10) नहीं लगेगा। लेकिन बेटा समझना क्या लिखा हुआ है यहां पे, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। सेक्शन 56(2)(10) नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। कब कब नहीं लगेगा? मनी रिसीव होता है, पैसा मिलता है, कब? बाय इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को मिलता है, फ्रॉम एनी पर्सन, किसी से भी मिलता है, किस लिए? फॉर एक्सपेंसेस एक्चुअली इंकर्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 रिलेटेड इलनेस फॉर हिम और एनी फैमिली मेंबर। तो खुद इंडिविजुअल को किसी भी पर्सन से मनी मिलती है, वो किस लिए मिलती है? कि आपके ट्रीटमेंट के लिए, और आपने वो पैसा एक्चुअल में खर्चा किया है कोविड से रिलेटेड किसी भी बीमारी पे, खुद को बीमारी हुई है या घर में किसी फैमिली मेंबर को बीमारी हुई है और उसके लिए वो खर्चा आपने किया है, तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। या दूसरा, बाय फैमिली मेंबर ऑफ द डिसीज पर्सन। अब एक बात समझो, डिसीज का मतलब क्या होता है? जो मर गया, मर गया उसके घर वालों को, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कि कोई पर्सन, जैसा आपने देखा होगा कोई बच्चे हैं छोटे और उनके पापा मम्मी दोनों की डेथ हो गई कोविड में, ऐसा आपने सुना होगा, तो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों ने उनको पैसा दिया। तो देखो, बाय फैमिली मेंबर ऑफ द पर्सन, जो मर गया उसको विद इन 12 मंथ ऑफ द डेथ, डेथ के 12 महीने के अंदर अंदर मिला है, और डेथ होनी चाहिए कोविड की वजह से। और किससे मिला है? फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ द डिजीज पर्सन विदाउट एनी लिमिट। अगर वो बंदा जॉब करता था, उसके एम्प्लॉयर से पैसा फैमिली वालों को मिला है, कितना भी मिला है पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन किसी और पर्सन से मिला है तो 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल है। और फैमिली का मतलब होता है स्पाउस है, चिल्ड्रन है, एंड डिपेंडेंट रिलेटिव। डिपेंडेंट रिलेटिव में आ जाएगा पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। एंड डेथ शुड बी विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव। जिस दिन कोविड पॉजिटिव हुआ 6 महीने के अंदर अंदर मरना चाहिए। कब मरना चाहिए? 6 महीने के अंदर अंदर, तो ही ये एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के एक बात बताऊं, यहां पे ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, यहां पे बेसिकली जो एग्जेम्पशन है वो 2 केसेस में मिल रही है। पहला क्या है कि देखो, किसी भी पर्सन से पैसा मिला गिफ्ट में और वो इंडिविजुअल को मिला और कोविड का ट्रीटमेंट करा रहा है, किसके लिए? खुद के लिए या खुद के फैमिली मेंबर के लिए? फैमिली मेंबर में सिर्फ नियर एंड डियर यहां पे आएंगे, दैट इज द कौन कौन आएगा? स्पाउस आएगा, चिल्ड्रन आएगा, एंड डिपेंडेंट रिलेटिव में पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, मतलब मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, बस दादाजी दादी जी नहीं, वो जाए तो जाए करके, ठीक है, उनके लिए ट्रीटमेंट कराया और पैसा मिला तो भैया यहां टैक्सेबल हो जाएगा। तो किसी भी इंडिविजुअल को पैसा मिलता है ट्रीटमेंट के लिए, कोविड से रिलेटेड बीमारी का ट्रीटमेंट हो रहा है, ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए? खुद का या किसी फैमिली मेंबर का। ये बड़ा क्लियर है। दूसरा, अगर कोई पर्सन मर गया, और मरना कब चाहिए? कोविड पॉजिटिव हुआ, उसके 6 महीने के अंदर अंदर टपक गया, भाई जैसा लिखा है लॉ में वही पढ़ाऊंगा ना मैं तो करके, ठीक है। निर्मला जी ने बोला मरना 6 महीने में ही चाहिए, ऐसा नहीं 6 साल बाद मरा बोला कोविड से मरा है, नहीं, ठीक है। अगर जो मरा है वो कोविड पॉजिटिव हुआ, उससे 6 महीने के अंदर अंदर डेथ होनी चाहिए, और 6 महीने के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई, एंड गाइस उसको पैसा मिल रहा है, और पैसा मिलना चाहिए 12 महीने के अंदर अंदर। जैसे ही डेथ हुई, डेथ के 12 महीने के अंदर अंदर पैसा मिल रहा है, और पैसा किससे मिल रहा है? या तो जो मर गया उसके एम्प्लॉयर से मिल रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, टीसीएस में कोई बंदा काम करता था, उसकी कोविड से डेथ हो गई, तो टीसीएस उसके घर वालों को कुछ पैसा देगी, तो घर वालों को कितना भी पैसा देगी टीसीएस, वो पूरा एग्जेम्प्ट है। एंड अगर मान लो एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा, किसी और लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं करके, आजू बाजू वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें 10 लाख की लिमिट है, 10 लाख तक मिला तो एग्जेम्प्ट है, 10 लाख के ऊपर मिला तो टैक्सेबल है। अब देखो, ये वाला पॉइंट है, वो एग्जाम में अभी आने का चांस थोड़ा कम ही बनता है, क्योंकि अपन 2024 में आ गए, कोविड बहुत पीछे रह गया करके, ठीक है। तो अब कोविड से पॉजिटिव होना और मरना और 6 महीना और ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव इतना जरूरी नहीं है, बट अभी भी ये है, तो अपन एक काम करते हैं, लिख लेते हैं।
कहीं भी जगह दिखती है वहां लिख लो, आपकी जहां मर्जी है ना वहां लिख लो करके, ठीक है। जहां आपकी मर्जी है वहां लिख लो, कहीं बालकनी में लिख लो, ऊपर लिख लो, कहीं भी लिख लो, आपको जहां मर्जी है वहां लिख लो, तुम्हारी जहां मर्जी है वहां लिख लो। हाँ, वो तो जिंदा है तो सैलरी में जाएगा, मरने के बाद घर वालों को सैलरी थोड़ी है। अगर वो जिंदा है वो अपन सैलरी में एक जगह पढ़ेंगे कि जिंदा है और ट्रीटमेंट के लिए एम्प्लॉयर से मिला तो सैलरी में एग्जेम्प्ट है। चलो मैं बोल देता हूं एक बार ना, तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, तुम देख देख के तो बहुत टाइम लगा लोगे। मैं बोलूं, बोल के लिखवाते तो जल्दी लिखने को होता है, पता है, क्योंकि आपको देखना नहीं पड़ेगा ना। लिखो, मैं बता रहा हूं, कहीं पे भी एक नोट डाल के लिख लो, कहीं पे भी जहां आपके पास जगह है वहां लिखो, सेक्शन 56(2)(10) नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस। सेक्शन 56(2)(10) नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस। सेक्शन 56(2)(10) is not applicable in following cases. In following cases, following cases, comma, money received. Following cases, money received. और पॉइंट नंबर 1 में लिखो, पॉइंट नंबर 1 में लिखो, पॉइंट नंबर 1 में लिखो, बाय इंडिविजुअल, by individual, from any person, by individual, from any person, for expenditure incurred, for expenditure incurred, for expenditure incurred on treatment of COVID-19 related बीमारी, on treatment of COVID-19 related illness, treatment of COVID-19 related illness of him or any member or any family member, for him or any family member, for him or any family member। अब पॉइंट नंबर 2 लिखो, पॉइंट नंबर 2 लिखो, by family member, by family member of deceased person, by family member of deceased person, by family member of deceased person within 12 months of death, within 12 months of death, ब्रैकेट में लिखो डेथ ड्यू टू कोविड-19, ब्रैकेट में लिखो डेथ ड्यू टू कोविड-19, ब्रैकेट में लिखो डेथ ड्यू टू कोविड-19, डेथ ड्यू टू कोविड-19, ब्रैकेट क्लोज। और नेक्स्ट लाइन में ए करके लिखो, फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ डिसीज्ड पर्सन, from the employer of deceased person, from the employer of deceased person, ब्रैकेट में लिखो विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी लिमिट। एंड दूसरा बी पॉइंट लिखो, फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन्स, फ्रॉम any other person or persons, from any other person or persons up to rupees 10 lakh, up to rupees 10 lakh, up to rupees 10 lakh। नोट लिख लो, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, family means spouse, children, family means spouse, children, family means spouse, children and dependent relative, spouse, children and dependent relative, spouse, children and dependent relative। एंड डिपेंडेंट रिलेटिव के ब्रैकेट में लिख लो पेरेंट्स,
ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर। एंड फिर एक नोट लिखो, डेथ शुड बी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव। आपको ये बुक मिल जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर। 10 मतलब मैं ये जो 4 दिन में मैं फाइनल कर दूंगा, फिर आपको मिल जाएगी। डेथ शुड बी विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव। डेथ शुड बी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव। आपके आईसीआई के मॉड्यूल धीरे धीरे आ रहे हैं। आई थिंक सैलरी तक टॉपिक आ चुका है, हाउस प्रॉपर्टी आ गया है वेबसाइट पे, आप देख लेना। हाउस प्रॉपर्टी में जितने क्वेश्चन हमने किए ना, सब वही वाले हैं जो आईसीआई मॉड्यूल में दे रहे हैं, ठीक है। सब कवर, एवरीथिंग इज कवर। अब चेक किया आपने, करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सब वो के वो क्वेश्चन है जो अपन ने किए हैं। हाँ, आपने बोल दिया, मेरे पे भरोसा इतना कर लिया करो तुम, ठीक है, डन। चलो अब एक काम करो आप लोग, हाँ, एडॉप्टेड रिलेटिव आ जाएंगे। अगर मान लो जैसे चिल्ड्रन, देखो क्या होता है आपके रिलेटिव्स में नॉर्मली, इफ इट इज अ लीगली एडॉप्टेड, लीगली एडॉप्टेड में से आपने पेपर पे करके, ऐसा नहीं कि बच्चा हो नहीं रहा था, बाहर से कोई जा रहा था, अंदर पकड़ के ला लिया, बोल पापा, वो नहीं। मतलब इट शुड बी अ लीगली एडॉप्टेड, आपने लीगल रूट से एडॉप्ट किया है। एज वेल एज आपके स्टेप भी आ जाएंगे। स्टेप मतलब जैसे आपने किसी आंटी से शादी कर ली, उनके 2 बच्चे ऑलरेडी है, तो आपके 2 बच्चे माने जाएंगे, आपके चिल्ड्रन है वो, ठीक है। हाँ, ये बेचारा बोला मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मुझे इतना बता दिया हमको। ऑनलाइन वालों को भी मिल जाएगी। चलिए अब एक काम करते हैं, आज हम लोग पहले है ना थोड़ा कुछ हल्का फुल्का पढ़ते हैं, लेकिन एक काम करो, ये अदर सोर्सेस टॉपिक चल रहा है, मैं आपको आज अमलगमेशन डीमर्जर पढ़ाऊंगा। अमलगमेशन डीमर्जर, देखो अभी आप बोलोगे अमलगमेशन डीमर्जर कहां दे रखा है, ये एक्चुअली कैपिटल गेन में कुछ दे रखा है, कुछ अदर सोर्सेज का पार्ट है, बट बहुत ही लीस्ट आईएमपी है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए अमलगमेशन डीमर्जर नॉर्मली नहीं आता है, बट एक बुक में तुम्हारे दे रखा है, जो बुक है आईसीआई की उसमें दे रखा है। बट मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके आपको सिखाऊंगा, तो आप इसको कहां लिखोगे पता है, यहां मत लिखो, अपनी बुक को उल्टा करो। एक मैं नया तरीका बताता हूं आपको लिखने का, ठीक है। अगर मान लो कभी 2 टॉपिक चले तो कैसे चलाने के, तो आपकी बुक को उल्टा करने का, कैसे करने का, उल्टा, और उल्टा करके आपको ऐसे लिखने का, मतलब आपको उल्टी बुक में लिखने का, आप समझ रहे हो। हाँ देखो, जैसे ये बुक है, ये बुक है, ये पहला पेज है, तो ऐसे आप लिख रहे हो। अब आपको बुक को ऐसा करना है, और बालकनी नीचे रहेगी, बालकनी नीचे, ऐसे ऐसे पेज मत करना जैसे उर्दू वाले, वैसा मत करना, ठीक है। आपको ऐसा ही करना है, बुक को उल्टा कर देना है। क्या करना है, बुक को उल्टा फ्लिप कर देना, समझा आप, समझे ना, वैसा लिखो। हेडिंग दो अमलगमेशन एंड डीमर्जर। आप पेज छोड़ के लिखना चाहते हो, अरे अभी मेरी बात सुनो, अभी एक जो ये क्या बोलते हैं, आपको एक दिन अभी एक और आपको टॉपिक मिलेगा, क्लबिंग ऑफ इनकम, तो वो कहां बीच में फिर लिखोगे, तो उल्टा, इसलिए मैं अभी से करा रहा हूं बुक को, हाँ सिखा रहा हूं मैं कैसे करना है। तो आपको एक काम करो, बुक को उल्टा करो, और बुक को उल्टा करके, बुक को उल्टा, हाँ पीछे से, बट ऐसे ऐसे लिखोगे तो मजा नहीं आएगा ना, ऐसे ऐसे पेज कैसे पलटोगे, हाँ एग्जैक्टली ऐसे, समझ लिए। आज जिंदगी में पहली बार ऐसे लिख रहे हो ना, बट जैसे ऐसे लिखते हैं ना उल्टा, तो एग्जामिनेशन पक्की होती है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। चलो हेडिंग करो दो, मतलब आपकी बुक जो है नोटबुक है, उसमें पीछे से आप नोटबुक चालू कर रहे हो, ठीक है। चलिए हेडिंग दीजिए, अमलगमेशन एंड डीमर्जर। अमलगमेशन, अमलगमेशन एंड डीमर्जर, ये चैप्टर नहीं है, ये कैपिटल गेन का एक छोटा सा पार्ट है करके, अमलगमेशन एंड डीमर्जर। और उसके पास स्टार मार्क वाइज लिख लेना, ओनली 1 स्टार कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बट आप समझ लो करके, ठीक है। अमलगमेशन डीमर्जर, एक बात बताओ, अमलगमेशन किसको बोलते हैं। अमलगमेशन मतलब जैसे एक कंपनी ये है जिसका नाम है वोडाफोन, और एक कंपनी ये है जिसका नाम है आइडिया। अब एक बात बताओ, वोडाफोन आइडिया जो है वो दोनों आपस में गुलू गुलू कर लेती है, और दोनों बन जाती है वीआई, दैट इज कॉल्ड वोडाफोन आइडिया। अब एक चीज समझना,
अमलगमेशन ये अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अमलगमेशन किसको बोलते हैं, या फिर अमलगमेशन किसको बोलते हैं पता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक कंपनी है साई लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है शिरडी लिमिटेड। अब ये दो कंपनी है, लेकिन साई लिमिटेड जाके शिरडी में मर्ज हो जाती है, तो शिरडी लिमिटेड है वो पहले भी जिंदा थी, अभी भी जिंदा रहेगी करके, बट साई लिमिटेड है वो खत्म हो गई, वो साई लिमिटेड एक में जाके मर्ज हो गई। क्या हो गई? मर्ज। अब एक बात समझना, इंडिया में अमलगमेशन कब बोलते हैं, अमलगमेशन को अमलगमेशन कब बोलते हैं, जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन यह है कि जो पुरानी कंपनी होती है ना, उसकी ऑल असेट एंड लाइबिलिटीज नई कंपनी को जानी चाहिए। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? ऑल असेट एंड लाइबिलिटीज नई कंपनी को जानी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन यह है कि इसके और इसके दोनों के 75% शेयर होल्डर है, वो एटलीस्ट नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। 75% वैल्यू वाइज शेयर होल्डर, मतलब जिनके पास 75% इक्विटी शेयर होल्डिंग है, वो लोग नई कंपनी के भी शेयर होल्डर बनने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसको अमलगमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगमेशन। तो अमलगमेशन को अमलगमेशन कब बोलेंगे? दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, पुरानी कंपनी की ऑल असेट एंड लायबिलिटी नई कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए, एंड दूसरी चीज 75% शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। लिखो एक लाइन छोड़ के, सेक्शन 21B, सेक्शन बिल्कुल याद नहीं रखनी है, सिर्फ मेरे को याद है इसलिए बोल दिया। लिखो 21B, मीनिंग ऑफ अमलगमेशन। मीनिंग ऑफ अमलगमेशन। अमलगमेशन तो आपके सीए अकाउंट में भी होता है ना, अकाउंट में अलग टॉपिक है ना। वेरी गुड, हो गया? होगा। तो लिखो मीनिंग ऑफ अमलगमेशन में, मीनिंग ऑफ अमलगमेशन नेक्स्ट लाइन में लिखिए, मर्जर ऑफ वन और मोर company with another company, merger of one or more company with another company, or merger of two or more companies to form one company। आपने क्या लिखा? merger of one or more company with another company or merger of two or more company to form one company। तो आपने क्या लिखा? लिखा आपने सही लिखा है? क्या लिखा है? आपने लिखा है मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनी विथ अनदर कंपनी और मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी टू फॉर्म वन कंपनी। सही लिखा है या मैच्योर आ गया? ये पागल है। अब एक बात बताओ, अमलगमेशन में जो पुरानी कंपनी होती है उसको क्या बोला जाता है? अमलगमेटिंग कंपनी और अमलगमेटेड कंपनी। हाँ, जो पुरानी कंपनी होती है ना उसको बोला जाता है अमलगमेटिंग कंपनी, आईएनजी, और जो नई कंपनी होती है उसको क्या बोला जाता है? अमलगमेटेड कंपनी। क्या बोला जाता है? अमलगमेटेड। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में कंडीशन, नेक्स्ट लाइन में लिखो कंडीशन, और कंडीशन में पहली कंडीशन लिखो, कंडीशन में पहली कंडीशन लिखो, ऑल असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी शुड बी ट्रांसफर्ड टू अमलगमेटेड कंपनी। आपने लिखा ऑल असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ amalgamating company, all asset and liabilities of amalgamating company should be transferred to amalgamated company, should be transferred to amalgamated company। एंड दूसरा कंडीशन लिखो, शेयर होल्डर होल्डिंग मिनिमम 75% इक्विटी शेयर्स, shareholder holding minimum 75% equity shares, shareholder holding minimum 75% equity shares in amalgamating company, in amalgamating company should become shareholder of amalgamated company, should become shareholder of
amalgamated company should become shareholder of amalgamated company should become shareholder of amalgamated company. चलिए अब एक लाइन छोड़ के लिखिए, टैक्सेशन इन हैंड्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी. एक लाइन छोड़ के लिखिए, टैक्सेशन इन हैंड्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी. एक लाइन छोड़ के लिखिए, टैक्सेशन इन हैंड्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी. अमलगमेटिंग कंपनी मतलब नया कंपनी या पुराना कंपनी? नया है पुराना? पुराना कंपनी के हाथ में क्या टैक्स लगेगा? एक बात बताओ, कैपिटल गेन को याद करो. मैंने वहां बताया था अमलगमेशन में जब भी असेट नई कंपनी को ट्रांसफर होती है, ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता. तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, एज पर सेक्शन 47, एज पर सेक्शन 47, एज पर सेक्शन 47, एज पर सेक्शन 47, amalgamation is not treated as transfer. Amalgamation is not treated as transfer. So capital gain not applicable. So capital gain not applicable. So capital gain not applicable. चलिए उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखो, टैक्सेशन इन हैंड्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी. टैक्सेशन इन हैंड्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी. टैक्सेशन इन हैंड्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी. अमलगमेटेड का मतलब न्यू कंपनी है ओल्ड कंपनी? ब्रैकेट में लिख लो न्यू कंपनी. टैक्सेशन इन हैंड्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी. अमलगमेटेड कंपनी, न्यू कंपनी, ईडी. अब एक बात बताओ, अमलगमेशन जब होगा तो पुराने वाले को टैक्स नहीं लगा. अब नया वाला, नया कंपनी, जैसे एग्जांपल के लिए वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गया, वो वीआई बन गया. अब वीआई जब असेट को बेचेगी आगे जाके तो कॉस्ट किसका लेगी? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर. पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से? प्रीवियस ओनर से. तो कॉस्ट भी प्रीवियस ओनर से, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर से करके, ठीक है. और अगर इंडेक्सेशन होता है तो इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर से. बड़ा सिंपल है. क्योंकि एक बात बताओ, इन्होंने जब ये असेट ट्रांसफर की तो इनको ट्रांसफर नहीं माना गया, कैपिटल गेन नहीं लगा. तो आगे वाली कंपनी जब बेचेगी तो कॉस्ट किसका लेगा? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर. अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी दोनों कंपनी का लेंगे, मतलब प्रीवियस ओनर से पीरियड ऑफ होल्डिंग. तो इसमें लिखो पॉइंट नंबर ए करके, COA of asset means cost of acquisition of asset. Cost of acquisition of asset is equal to, लिखो, cost of acquisition of amalgamating company. Amalgamating company. Cost of acquisition of amalgamating company, that is previous owner. That is previous owner. That is previous owner. एंड दूसरा बी पॉइंट करके लिखो, ये ए लिखा था, बी पॉइंट करके लिखो, पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट हेल्ड बाय, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट हेल्ड बाय अमलगमेटिंग कंपनी and amalgamated company. Period of holding of asset held by amalgamating company and amalgamated company, both consider amalgamating company and amalgamated company, both consider. अब एक बात बताओ, शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? एक बात बताओ मुझे, अगर मैं शेयर होल्डर की बात करूं, आप पहले वोडाफोन के शेयर होल्डर थे, आपकी वोडाफोन मर्ज हो गई वीआई में, तो मैं बोलूं आपका वोडाफोन का शेयर है वो कैंसिल हो जाएगा और उसकी जगह कौन सा शेयर मिलेगा? वीआई का. भाई बड़ा सिंपल है. या आप शेयर होल्डर थे आइडिया के, आइडिया का शेयर आपका कैंसिल हो जाएगा और उसकी जगह किसका शेयर मिलेगा? वीआई का. तो बाबू जब ये आपको पुरानी कंपनी की जगह नई कंपनी का शेयर मिल रहा है तो क्या ये ट्रांसफर होगा, हमको कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज नो. लेकिन जब आप वीआई का शेयर बेचोगे तो कॉस्ट किसका लोगे? मैं बताऊं, पुरानी कंपनी के शेयर का. पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे? पुरानी कंपनी के शेयर से. और अगर इंडेक्सेशन होता है तो इंडेक्सेशन भी पुरानी कंपनी के शेयर से लोगे. तो मैंने क्या बोला, देखो शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा कि जब भी अमलगमेशन होगा तो नई कंपनी का शेयर दिया जाएगा, पुरानी कंपनी का शेयर आपका कैंसिल. बोलो कैंसिल,
कैंसल, पेंसिल मतलब कैंसल, पुरानी कंपनी का शेयर कैंसल। अब नई कंपनी का शेयर मिला और नई कंपनी का शेयर बेचा तो कॉस्ट किसकी लेंगे? पुरानी कंपनी के शेयर से, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी पुरानी कंपनी के शेयर से। लिखो टैक्सेशन इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, लिखो एक लाइन छोड़ के, टैक्सेशन इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, टैक्सेशन इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, टैक्सेशन इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? तो लिखिए पॉइंट नंबर ए करके, पहले पॉइंट नंबर ए करके लिखिए। लिखो एज पर सेक्शन 47, अब देखो अमलगमेटिंग, अमलगमेटेड आप पूरा नहीं लिखोगे ना, सिर्फ ऐसे लिखोगे ना ए करके और ऐसा करके ईडी, तो ये कौन सा हो गया? अमलगमेटेड। और ए करके और आईएनजी मतलब कौन सा हो गया? अमलगमेटिंग। तो आप समझ जाओगे, ऐसे पूरा पूरा बार बार बड़ा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। बोला पहले बोला होता तो हम कितना लाइन बचा देते करके, ठीक है। तो देखो आपने क्या लिखा पहले, एज पर सेक्शन 47 व्हेन शेयर होल्डर रिसीव शेयर्स ऑफ amalgamated company, as per section 47 when shareholder receive shares of amalgamated company, shareholder receive shares of amalgamated company in the scheme of amalgamation, in the scheme of amalgamation, in the scheme of amalgamation, then it is not treated as transfer, then it is not treated as transfer, then it is not treated as transfer, and capital gain not applicable, and capital gain not applicable, capital gain not applicable। फिर लिखो पॉइंट नंबर बी, COA of shares in amalgamated company, COA, COA मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, COA of shares in amalgamated company, amalgamated ED company is equal to COA of shares in amalgamating company, COA of shares in amalgamating company, ING amalgamating company, COA of shares in amalgamating company। उसके बाद पॉइंट नंबर सी लिखो, उसके बाद पॉइंट नंबर सी लिखो, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स held in amalgamated company and amalgamating company, period of holding of shares held in amalgamated company and amalgamating company both consider, amalgamating company both consider, both consider। डन। चलिए अब इसके नीचे लिख लो एक एग्जाम्पल और अमलगमेशन पूरा लिखो। एक एग्जाम्पल, मिस्टर बबलू परचेज शेयर्स ऑफ, मिस्टर बबलू परचेज शेयर्स ऑफ आइडिया लिमिटेड, आइडिया लिमिटेड, आइडिया लिमिटेड, और ऐसा मतलब कॉमा करके लिखो 1000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, 1000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच in 2002, in 2002, full stop। Idea Limited amalgamated with, Idea Limited amalgamated with VI Limited, Idea Limited amalgamated with VI Limited in 2022, in 2022, and Bablu received 1200 share, and Bablu received 1200 shares of VI, and Bablu received 1200 shares of VI, full stop। बबलू को कितने शेयर मिले? 1200।
full stop. Bablu transfer all the shares of VI. Bablu transfer all the shares of VI on 10 December 2024. On 10 December 2024 at the rate 300 per share. At the rate 300 per share. Calculate capital gain. Calculate capital gain. तो एक बात बताओ मुझे, कैपिटल गेन आपको निकालना है, बट एक बात बताओ, इसमें दो चीजें हैं. एक तो जब उसको वीआई के साथ मर्जर हुआ था तब जो 1200 शेयर मिले 1000 के बदले, तब कैपिटल गेन नहीं लगेगा. लेकिन अभी जो बेचा तब तो कैपिटल गेन लगेगा ना. तो लिखो उसमें आंसर में पार्ट ए करके लिखो. पहले आंसर में पार्ट ए करके लिखो. ए में लिखो, when Bablu received shares of, when Bablu received shares of VI, when Bablu received shares of VI in exchange of shares of Idea, in exchange of shares of Idea, in exchange of shares of Idea, is not treated as transfer, is not treated as transfer, so capital gain is not applicable, is not treated as transfer, so capital gain is not applicable, capital gain is not applicable. फिर लिखो बी पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, computation of capital gain on sale of shares of VI, computation of capital gain on sale of shares of VI, on sale of shares of VI. लिखो previous year 24-25, previous year 24-25, assessment year 25-26, previous year 24-25, assessment year 25-26. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने, 1200 शेयर है, 300 की रेट से बेचे हैं तो कितना गया, 3,60,000. हाँ भाई, माइनस अब इंडेक्स वगैरह तो होगा नहीं. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पुरानी कंपनी के शेयर उसने 2002 में खरीदे थे, 1000 शेयर खरीदे थे, और 1000 शेयर कौन सी रेट से खरीदे थे, 100 रुपए की रेट से. तो 100 रुपए लेस कर दो, कितना आता है, 1 लाख. 1 लाख. तो जो भी बचेगा 2,60,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ठीक है. उसके नीचे एक छोटू सा एक नोट लिख लो, नहीं तो आप बोलोगे सर वो 31 जैन 2018 का एफएमवी वगैरह, वो ग्रैंड फादरिंग वगैरह वो सब यहां नहीं. ऐसा लिख लो, अज्यूम 112A नॉट एप्लीकेबल, अज्यूम सेक्शन 112A नॉट एप्लीकेबल, अज्यूम सेक्शन 112A नॉट एप्लीकेबल, अज्यूम सेक्शन 112A नॉट एप्लीकेबल. डन. सो ये अमलगमेशन था. एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी 1 स्टार है करके. ठीक है, एक बार पढ़ के, ये कोई ऐसा नया पढ़ाया नहीं है, ये ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ था, सिर्फ आज आपको लिखवा के दिया है. ठीक है, चलिए अब अपन पढ़ेंगे डीमर्जर. डीमर्जर क्या होता है, एक एग्जांपल ले रहा हूं डीमर्जर का. इधर देखो, आपने सुना डीमर्जर किस किस कंपनी का भी हुआ था थोड़े टाइम पहले? हाँ, कौन सा, एडलवाइज का. एक एडलवाइज का डीमर्जर हुआ, एक आईटीसी का होने वाला है, ऐसा बोल रहे हैं कि आईटीसी लिमिटेड एक कंपनी है, पता है आईटीसी वो सिगरेट बनाती है, याद आया? हाँ, तो आईटीसी गोल्ड फ्लैग बनाती है, बट आईटीसी की होटल भी है. आईटीसी जो है वो बिस्किट भी बनाती है. ठीक है, तो आईटीसी का बहुत सारा मतलब एफएमसीजी बिजनेस है, होटल बिजनेस है, सिगरेट बिजनेस है. तो ये लोग बोल रहे हैं कि आईटीसी होटल को हम अलग कर देते हैं, ऐसा डीमर्जर करने वाले थे. अभी एक लास्ट ईयर डीमर्जर हुआ था जियो का, अगर आपको याद रहेगा तो रिलायंस ने जियो को अलग कर दिया करके. ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विस को. तो मैं यहां पे देखता हूं तो आपको यहां पे बताएगा रिलायंस जियो
डीमर्जर करके, ठीक है। डीमर्जर का रेशियो वगैरह क्या रखा था अभी आपको एक्चुअली यहां पे समझेगा। तो देखियो इन्होंने 1:1 रखा था कि द रेशियो ऑफ डीमर्जर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस फ्रॉम द रिलायंस इंडस्ट्रीज इज सेट इज 1:1 करके। 1:1 मतलब जिसके पास रिलायंस का एक शेयर है उसको जियो का भी एक शेयर मिला था। दिस मीन्स द ईच शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हेल्ड बिफोर द रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई को हुआ था। ये 20 जुलाई 2023 की न्यूज है करके, ठीक है। तो जियो वाले का भी उनको एक शेयर मिल जाएगा। तो मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं डीमर्जर होता क्या है, ठीक है। तो इधर देखो अपन एक काम करेंगे, डीमर्जर को सीखेंगे रिलायंस का एग्जांपल लेके ही, ठीक है। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ था। देखो ये एक कंपनी है, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, ये एक कंपनी है जिसका नाम था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब रिलायंस जो है ना, रिलायंस में बहुत सारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो मुकेश अंबानी वाली कंपनी है उसमें बहुत सारे सेगमेंट है। आपके रिलायंस का पेट्रोलियम है वो भी इसमें है करके, ठीक है। उसके साथ साथ में रिलायंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इसमें है। रिलायंस का जो प्लास्टिक का बिजनेस है करके, रिलायंस बहुत बड़ा प्लास्टिक मैन्युफैक्चर है, जो ये प्लास्टिक की थैली वेली बनती है, प्लास्टिक के बैग बनते हैं, वो सब इसमें है। तो रिलायंस का बहुत बड़ा फैला हुआ बिजनेस है। इसमें रिलायंस का जियो जो है, जो मोबाइल वाला, वो भी इसमें है। इसमें एक जियो फाइनेंशियल सर्विस जो था वो भी इसमें था। तो इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने रिलायंस का यहां पे एक जियो करके था, दैट इज द जियो फाइनेंशियल सर्विस। ये जो फाइनेंशियल सर्विस वाला बिजनेस था, इन्होंने क्या कर दिया, इसको इन्होंने अलग कर दिया और अलग करके एक अलग कंपनी बना दी। जो रिलायंस जो है वो रिलायंस अभी भी चल रही है, लेकिन रिलायंस ने जियो को अलग करके एक अलग कंपनी बना दी और इसका नाम दिया, दैट इज द जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। एक अलग कंपनी बना दी और इस अलग कंपनी का नाम दिया जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, JFSL करके, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। रिलायंस अभी भी चल रही है, रिलायंस का एक सेगमेंट टूटा और टूट के अलग कंपनी बना दी, दिस इज कॉल्ड डीमर्जर, इसको बोलते हैं डीमर्जर। अब एक चीज ध्यान रखना गाइस, जब डीमर्जर होता है ना, तो जो पुरानी कंपनी है ये अभी भी चल रही है, इसको बोला जाता है डीमर्ज्ड कंपनी। क्या बोला जाता है? डीमर्ज्ड कंपनी। एंड जो नई कंपनी बनती है ना, इसको बोला जाता है रिजल्टिंग कंपनी। क्या बोला जाता है? रिजल्टिंग कंपनी। तो जो पुरानी कंपनी चल रही होती है उसको बोला जाता है डीमर्ज्ड कंपनी, और जो नई कंपनी बनती है उसको बोला जाता है रिजल्टिंग कंपनी। ये रिजल्टिंग कंपनी बन गई। अब एक बात बताऊं, इंडिया में क्या हम डीमर्जर कर सकते हैं? आंसर इज यस। इंडिया में डीमर्जर टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन डीमर्जर होने के लिए गाइस 5 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती है। अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो डीमर्जर हो जाएगा। अब आप बोलोगे क्या क्या 5 कंडीशन है? पहला कंडीशन कि जो ये अंडरटेकिंग या सेगमेंट है जिसका डीमर्जर कर रहे हो, इसकी ऑल असेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि ऐसा नहीं कि उसकी आधी असेट इधर ट्रांसफर कर दो, नहीं। अगर डीमर्जर कर रहे हो तो जिस अंडरटेकिंग कंपनी का, जो आप जिस अंडरटेकिंग का, जिस सेगमेंट का आप डीमर्जर कर रहे हो, इसकी ऑल असेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए। यह पहला कंडीशन है। दूसरी कंडीशन यह है कि भाई साहब रिलायंस के जितने शेयर होल्डर है ना, एटलीस्ट 75% वैल्यू के शेयर होल्डर इस कंपनी के भी शेयर होल्डर बनने चाहिए। 75% शेयर होल्डर जब हामी भरते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, क्या हां डीमर्जर करो तो डीमर्जर होगा, क्योंकि 75% शेयर होल्डर इस कंपनी के भी शेयर होल्डर बनने चाहिए। यह दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन यह है कि जो भी ये असेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होगी इस कंपनी को, वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए, वो अदर वैल्यू पे ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी ट्रांसफर टू द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए। चौथी कंडीशन यह है कि ये जो ट्रांसफर होगा ना, ये बिजनेस का गोइंग कंसर्न में ट्रांसफर होना चाहिए। क्या बोला मैंने? गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? कि जो पहले धंधा चल रहा था वही धंधा कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां तो फाइनेंशियल सर्विस का धंधा था, यहां जाके डीमर्जर के बाद सीधा दारू बेचने लग गए, नहीं। आपका जो है वो बिजनेस ट्रांसफर होना चाहिए, वो गोइंग कंसर्न में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंड गाइस,
लास्ट कंडीशन ये बोलती है कि ये कंपनी के जो शेयर होल्डर है इनको इस नई कंपनी का शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। भाई आप पुरानी कंपनी के, जो इतनी बड़ी कंपनी थी, इसके शेयर होल्डर थे, आप ही का कंपनी टूट गए, एक अलग कंपनी बन रही है, तो इसके शेयर आपको फ्री में मिलेंगे, आपके शेयर होल्डर को। अरे बोलो ना हाँ। वो बेटा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलना चाहिए। प्रपोर्शन कोई भी डिसाइड हो सकता है, जैसे रिलायंस के केस में 1:1 हुआ था कि जिसके पास रिलायंस का एक शेयर है उसको जियो का एक शेयर मिलेगा। ये प्रपोर्शन कुछ भी हो सकता है, 10:1 भी हो सकता है कि इसके जिसके पास 10 शेयर है इसको एक मिलना चाहिए। अगर इसके जिसके पास 10 है उसको एक मिलना चाहिए, तो मेरे पास अगर 100 है तो मुझे 10 मिलने चाहिए। ये प्रपोर्शन फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुकेश अंबानी के लिए अलग प्रपोर्शन, आप शेयर होल्डर के लिए अलग प्रपोर्शन। नहीं, अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो मैं बताऊं डीमर्जर माना जाता है। तो इंडिया में डीमर्जर तब माना जाता है जब 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन यह है ऑल असेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए उस सेगमेंट की, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए, 75% शेयर होल्डर उधर शेयर होल्डर बनने चाहिए, गोइंग कंसर्न बेसिस पे ट्रांसफर होना चाहिए। एंड गाइस, जो नई कंपनी जो है वो शेयर इशू कर रही है पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को, वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलाउ इशू होने चाहिए। ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ये डीमर्जर हो गया, डीमर्जर हो गया। लिखो, हेडिंग दो। हेडिंग देने से पहले आप चाहे तो एक बार है ना इसको कॉपी कर दो, और इसको कॉपी करने के बाद भी 2 लाइन छोड़ना। इसको कॉपी करने के बाद भी आप 2 लाइन छोड़ना नीचे, उसके बाद लिखना चालू करोगे मीनिंग ऑफ डीमर्जर। मीनिंग ऑफ डीमर्जर, इसके बाद लिखोगे मीनिंग ऑफ डीमर्जर। बना दिया? ये ऐसी फोटो बनाई, ये बढ़िया लगती है ना फोटो, ऐसे दिख रहा है कि हाँ ये टूट के जा रहा है ऐसे। हाँ, मैं कलाकार तो हूं ना, आर्टिस्ट हूं मैं, क्या फोटोज बनाता हूं यहां पे लोगों की। पूजा की फोटो तो अभी भी याद रहेगी तुमको, आयुष। चलिए बोलिए डन। इसके लिए बाद लिखो मीनिंग ऑफ डीमर्जर में लिखो इट मींस, नेक्स्ट लाइन में लिखो इट मींस अंडरटेकिंग ट्रांसफर्ड बाय, इट मींस अंडरटेकिंग ट्रांसफर बाय demerged company to resulting company. It means undertaking transferred by demerged company to resulting company, demerged company to resulting company, and following conditions are satisfied, and following conditions are satisfied, following conditions are satisfied, following conditions are satisfied. पहला कंडीशन लिखो, all asset and liability of undertaking, all asset and liabilities of undertaking, all assets and liabilities of undertaking should be transferred to, all asset and liabilities of undertaking should be transferred to resulting company, should be transferred to resulting company, resulting company. दूसरा लिखो, it should be transferred at book value, it should be transferred at book value,
इट शुड बी ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू। तीसरा लिखो, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, गोइंग कंसर्न बेसिस। चौथा लिखो, शेयर होल्डर होल्डिंग minimum 75% equity shares, shareholder holding minimum 75% equity shares, shareholder holding minimum 75% equity share of demerged company, of demerged company should become shareholder of resulting company, should become shareholder of resulting company, should become shareholder of resulting company. And last लिखो, shareholder of demerged company, shareholder of demerged company should receive share from resulting company, shareholder of demerged company should receive shares from resulting company on proportionate basis, on proportionate basis, on proportionate basis, on proportionate basis। चलिए, ये डीमर्जर है। अब एक बात बताओ, डीमर्जर के केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? ये तो डीमर्जर है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? बड़ा सिंपल है। एक बात बताओ, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पुरानी कंपनी है? बोलो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पुरानी कंपनी है। ये जब असेट एंड लाइबिलिटीज इसकी ट्रांसफर करेगी, बोलो करेगी, तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्या बोला मैंने? ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक बात बताओ, ये जब जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड जो न्यू कंपनी है, इसको असेट यहां से मिली है, अगर ये आगे असेट को बेचेगी तो कैपिटल गेन लगेगा, बोलो लगेगा। कॉस्ट किसका लेंगे? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर। तो बेटा, नई कंपनी के लिए जो कॉस्ट आएगा वो पुरानी कंपनी ने असेट कितने में खरीदी थी, वो कॉस्ट ले लो प्रीवियस ओनर का, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर से। तो लिखो एक लाइन छोड़ के, सबसे पहले टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी, टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी, टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ demerged company, tax treatment in hands of demerged company, demerged company। नेक्स्ट लाइन में लिखो, as per section 47, as per section 47 demerger is not treated as transfer, demerger is not treated as transfer, so capital gain not applicable, so capital gain not applicable in hands of RIL, RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऊपर जो एग्जांपल है उसके हिसाब से। सो कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल इन हैंड्स ऑफ RIL, या उसके ऊपर जो हेडिंग दिया ना, टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ डीमर्ज कंपनी, वहां ब्रैकेट में लिख लो ना RIL, तो RIL के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एक लाइन छोड़ के लिखो, टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी मतलब JFSL, JFSL जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, JFSL, JFSL के हाथ में क्या होगा? तो इसमें पॉइंट नंबर ए करके लिखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट, इसकी असेट की कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ RIL, RIL मतलब पुरानी कंपनी का कॉस्ट, मतलब कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर,
कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। एंड गाइस दूसरा लिखो पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग, दूसरा लिखो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट हेल्ड, ऑफ असेट हेल्ड बाय RIL and JFSL should be consider, should be consider. Period of holding of asset held by the RIL and JFSL should be consider. हाँ जी, should be considered लिखा आपने। चलो ये इतना जो मैंने पढ़ाया इसमें कोई भी कुछ भी नया नहीं था। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसमें थोड़ा नया है। इधर देखो, सब लोग इधर देखो, ऑल पीपल पे अटेंशन। गाइस शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, अब अपन ये सीखने वाले हैं आज। क्या शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, किसके हाथ में क्या होगा, शेयर होल्डर। जैसे मान लो एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, मिस्टर बीबी एक्वायर्ड शेयर्स। मैं जो हूं, मैंने क्या किया, मैंने 800 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑन 16 जुलाई 2020 फॉर 500 पर शेयर। मैंने शेयर खरीदे थे रिलायंस के, 800 शेयर खरीदे थे 2020 में। कौन सी डेट को खरीदे थे, 2020 में। इधर देखना, ध्यान देना, मैंने 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 800 शेयर खरीदे थे। अब मुझे एक बात बताओ, अभी भी वो शेयर मेरे पास है। अब हुआ क्या कि जैसे ही डीमर्जर हुआ होगा तो मुझे बताओ मेरे को जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर फ्री में मिले होंगे। भाई मेरे पास रिलायंस के 800 शेयर पहले से है 2020 से, तो जैसे ही डीमर्जर हुआ होगा तो मुझे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के शेयर है वो फ्री में मिले होंगे। जैसा कि इस देखो, ये मिंट का जो आर्टिकल है, वो मिंट का आर्टिकल क्या बोलता है कि रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस डीमर्जर में, डीमर्जर का रेशियो उन्होंने सेट किया 1:1 का। और रेशियो में क्या बोला, द रेशियो ऑफ डीमर्जर ऑफ द जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फ्रॉम द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज सेट टू बी 1:1 एंड दिस मीन्स फॉर ईच शेयर ऑफ RIL जिसके पास है बिफोर द रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई को उन्होंने रखा था, द कंपनी विल अवॉर्ड 1 शेयर ऑफ द JFSL एंड JFSL इज एक्सपेक्टेड टू गेट लिस्टेड इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ करके, वो आप छोड़ दीजिए। अब एक बात बताओ, तो इन सिंपल वर्ड में आपको बोलूं यहां पे कि भाई साहब यहां पे ये जो डीमर्जर हुआ वो डीमर्जर की डेट थी 20 जुलाई 2023 थी। अरे बोलो ना, हां डीमर्जर हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, जब डीमर्जर हुआ तो मेरे को मिस्टर बीबी गॉट 800 शेयर्स, मेरे पास 800 रिलायंस के शेयर थे, तो 800 शेयर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के मुझे अलॉट हो गए। मतलब बीबी गॉट 800 शेयर्स ऑफ द जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ऑन द 20 जुलाई 2023 में मेरे को गाइस यहां पे फ्री में 800 शेयर जियो के मिल गए। अब क्वेश्चन यहां पे यह है कि सर देखो, ये 800 शेयर आपके जो थे पहले रिलायंस के, क्या वो शेयर खत्म हो जाएंगे या वो भी रहेंगे? मेरे को एक बात बताओ, रिलायंस के जो 800 शेयर है वो रिलायंस के 800 शेयर भी आपके पास रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? रहेंगे ना। अब ये तो आपको एडिशनली 800 जियो के मिल गए। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर जो 800 शेयर आपको जियो के फ्री में मिले हैं इसकी कॉस्ट क्या लेंगे? इसकी कॉस्ट क्या लेंगे? क्वेश्चन आया कि नहीं आया अपने सामने कि भाई हमने तो इस बड़ी कंपनी के शेयर खरीदे थे, अब बड़ी कंपनी जो थी इसका एक जो हाथ टूट के एक नई कंपनी बन गई, और वो हाथ टूट के नई कंपनी बन गई, इसके शेयर हमको 800 फ्री में मिल गए। अब हमारे पास 1600 शेयर हो गए, 800 रिलायंस के हैं और 800 जियो के हैं।
तो ये 800 जो जियो के शेयर है, इसकी कॉस्ट क्या होगी गाइस? इसकी कॉस्ट निकालने के लिए इनकम टैक्स में एक फॉर्मूला दे रखा है। इनकम टैक्स में इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है कि भाई साहब इस 800 शेयर के कॉस्ट क्या निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला है। सबसे पहले आप एक काम करो, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मतलब रिलायंस के जो शेयर खरीदे थे उसकी आपकी कॉस्ट कितनी थी, पहले वो ले लो। तो जैसे मुझे पता चला कि मैंने रिलायंस के 800 शेयर खरीदे थे 500 की रेट से, तो कितना था, 4 लाख था। तो मेरे को रिलायंस के शेयर की कॉस्ट है वो 4 लाख रुपए थी। अरे बोलो हां। इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज नेट असेट ट्रांसफर्ड इन डीमर्जर। भाई डीमर्जर में रिलायंस की कितनी नेट असेट जियो को ट्रांसफर हो गई, और इसको डिवाइड कर दो, दैट इज नेट वर्थ ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी जस्ट बिफोर डीमर्जर। भाई डीमर्जर से पहले रिलायंस की नेटवर्थ क्या थी? तो जैसे मान लो, मैं जस्ट ये एग्जांपल ले रहा हूं कि डीमर्जर से पहले हमारी जो रिलायंस थी पूरी इंक्लूडिंग जियो, इसकी नेटवर्थ मान लो 500 करोड़ थी। 500 करोड़ की इसकी नेटवर्थ थी, एंड इसमें से जो ये डीमर्जर में असेट ट्रांसफर हुई ना, वो मान लो 200 करोड़ की हो गई। डीमर्जर में असेट है वो 200 करोड़ की ट्रांसफर हो गई। तो अपन क्या करेंगे कि रिलायंस का शेयर जब खरीदा था तो वो हमने 4 लाख में खरीदा था, मल्टीप्लाई बाय नेट असेट ट्रांसफर इन द डीमर्जर इज 200 करोड़, एंड रिलायंस की असेट थी, मतलब नेटवर्थ थी बिफोर द डीमर्जर 500 करोड़। कितना आया? 1 लाख। तो 1,60,000 डिवाइड बाय आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए जियो के? 800। तो मैं बताऊं एक शेयर की कॉस्ट कितनी हो गई? तो 200 रुपया जो है वो पर शेयर कॉस्ट ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। एंड आप बोलोगे मुझे कि अब रिलायंस के शेयर की कॉस्ट कितनी बच गई? तो मेरे को एक बात बताओ, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मेरे को बताओ, आपने जब शेयर खरीदे थे तो 4 लाख में खरीदे थे, हां भाई, इसमें से 1,60,000 है वो जियो की कॉस्ट आ गई, तो बचा कितना? 2,40,000। और एक बात बताओ, रिलायंस के आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 800 है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके शेयर की कॉस्ट कितनी बच गई? 300 पर शेयर। अब आप अगर रिलायंस का शेयर बेचोगे तो 300 कॉस्ट है, और जियो का शेयर बेचोगे तो 200 कॉस्ट है। तो जियो का जब शेयर बेचोगे तो 200 कॉस्ट आएगी, और रिलायंस का शेयर बेचोगे तो 300 कॉस्ट आएगी। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, नया फंडा है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। देखो एग्जाम में इंटरमीडिएट पे कभी आया नहीं, फाइनल में जरूर आता है। फाइनल में 10 मार्क का एक बार क्वेश्चन आ गया इस पॉइंट पे, बट आपको ये ध्यान होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ के लिए वगैरह, क्योंकि आपके पास भी ऐसा हुआ होगा। आपके पास, आपके खुद के पास, आपके मान लो पापा के डीमेट में पहले रिलायंस का शेयर था, अब जियो का फ्री आया है। तो जियो बेचोगे तो कॉस्ट किसकी लोगे? कि रिलायंस का कॉस्ट था कितना, मल्टीप्लाई करो नेट असेट डीमर्जर में कितनी ट्रांसफर हुई, डिवाइड बाय रिलायंस का डीमर्जर से पहले का नेटवर्थ कितना था, उसको आप डिवाइड कर लो, आपको यहां पे मिल जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो, यस और नो। चलिए अपन एक काम करते हैं, आप पहले जो आपने ये फोटो बनाई थी ना, उस फोटो के पास में ये ऐसा लिख लो, जो आपने फोटो बनाई थी उस फोटो के पास में ऐसा लिख लो जैसा मैंने लिखा हुआ है। तो क्या होगा ना, मैं आपको एग्जाम्पल बना के यही वाला लिखवा दूंगा। तो लिखो, इधर लिखोगे मिस्टर बीबी एक्वायर 800 शेयर ऑफ रिलायंस ऑन सो एंड सो डेट एट 500 पर शेयर। फिर लिखोगे 500 करोड़ नेटवर्थ बिफोर डीमर्जर, फिर 200 करोड़ नेट असेट ट्रांसफर्ड। जो बोर्ड पे दिख रहा है वो आप लिख लो।
फ्री में क्यों देते हैं शेयर? अरे लॉजिकल है ना, फ्री में ही देंगे ना। कैसे? क्या फर्क पड़ा? कम पे अगर मान लो आपकी कॉस्ट 200 आई है, लिस्ट हुआ मान लो 140 पे, तो लॉस हो जाएगा, बेच दो, लॉस बुक कर लो। भाई सीधी सी बात है ना, आप जब एक किसी कंपनी को टूट रही है तो नेटवर्थ के प्रोपोर्शन में ही तो जाएगा। हाँ, पहले जो डायग्राम बनाया था उसी में क्या नहीं समझ आ रहा है? दैट लिखा 200 करोड़ के पास नेट असेट ट्रांसफर। यहां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहां मिस्टर बीबी गॉट 800 शेयर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ऑन 20 जुलाई। यहां लिखा है 500 करोड़ नेटवर्थ बिफोर डीमर्जर। यहां लिखा है मिस्टर बीबी एक्वायर 800 शेयर ऑफ सो एंड सो डेट 500 पर शेयर से। चलिए, तो अब भाई साहब आप लोग 4 दिन घर पे हो, क्लास नहीं आओगे 4 दिन ना? काम बहुत है, मतलब हाँ, काम बहुत है। प्रतीक, जब तू बेचेगा जियो का शेयर तब तेरे को कॉस्ट अपने आप दिख जाएगी वहां पे। ये बोलती है मैंने पापा को बोला कि जियो की कॉस्ट ऐसे निकालेंगे, तो पापा बोलते हैं कि देख के बोल, ठीक है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चलो बोलो, यहां तक हुआ? अब मैं जैसा लिखवा रहा हूं वैसा लिखो, ठीक है? एग्जाम्पल करके लिखो, एग्जाम्पल करके लिखो, लिखो। नेक्स्ट लाइन में लिखो, मिस्टर बीबी एक्वायर, मिस्टर बीबी एक्वायर्ड 800 shares, Mr. BB acquire 800 share of Reliance Industries Limited, of Reliance Industries Limited on 16 July 2020, on 16 July 2020 for 500 per share, for 500 per share, for 500 per share, full stop, full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखो, मिस्टर बीबी गॉट 800 shares, Mr. BB got 800 shares of JFSL, of JFSL on 20th July 2023, on 20th July 2023, on 20th July 2023 due to the demerger, due to the demerger। नेक्स्ट लाइन में छोड़ो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, cost of acquisition of shares in JFSL, cost of acquisition of shares in JFSL is equal to, is equal to, और जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है वो लिखो, is equal to cost of acquisition of shares in JFSL, JFSL के शेयर की कॉस्ट क्या आएगी? जो बोर्ड पे दिखा है वो लिखो। डन। अकाउंट में लिक्विडेशन
हाँ जी, बोलो डन। झालं, चलो अब लिखो एक लाइन छोड़ के। ये 200 करोड़ कैसे आया, 500 करोड़ कैसे आया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने अज्यूम किया है। मैंने अज्यूम किया है कि रिलायंस की नेटवर्थ है वो डीमर्जर से पहले 500 करोड़ थी, उसमें से 200 करोड़ की एसेट है वो जियो को ट्रांसफर हुई। ठीक है, ये मैंने अज्यूम किया, ये कहीं से निकाला नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने जस्ट अज्यूम किया है रियल के। मान लो अब यार रिलायंस की नेटवर्थ बहुत ज्यादा है करके, इट इज जस्ट एग्जांपल कि रिलायंस की नेटवर्थ डीमर्जर से पहले 500 करोड़ थी और 200 करोड़ इस वाले सेगमेंट की थी, तो इधर ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ के लिखो आप, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ RIL, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ RIL, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ RIL। और नेक्स्ट लाइन में लिखो टोटल कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ रिजल्टिंग कंपनी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिजल्टिंग कंपनी शेयर्स, टोटल कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ रिजल्टिंग कंपनी शेयर्स। और फिर लिखो 4 लाख माइनस 1,60,000, 4 लाख दीपांशु, 4 लाख माइनस 1,60,000 आ जाएगा 2,40,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 800, तो डिवाइड बाय तो आ जाएगा 300 पर शेयर। ये किसके शेयर की कॉस्ट आ गई, RIL, RIL, RIL। चलिए RIL डन। अब एक बात बताओ, एक थोड़ा एडवांस पॉइंट बता रहा हूं, ए भाई याद होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई सिंपल सा पॉइंट है। एक बात बताओ ए भाई, लास्ट पॉइंट, फिर ब्रेक देंगे। लास्ट पॉइंट इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, गुड मॉर्निंग। एक बात बताओ मुझे, अगर आप ए भाई, अगर आप ये रिलायंस का शेयर आगे बेचोगे, ये डीमर्जर हो गया, रिलायंस की जगह मुझे जियो का भी शेयर मिल गया, अब मेरे पास रिलायंस का भी शेयर है, जियो का भी। रिलायंस का शेयर बेचोगे तो कॉस्ट कितना लोगे, 300 रुपया। पीरियड ऑफ होल्डिंग रिलायंस का कब से लोगे, 2020 से, जब से खरीदा था। अब प्रीवियस ओनर नहीं, वो तो आप ही ओनर हो, खुद ही ओनर हो, आप ही के पास है, मतलब जब से खरीदा था तब से लोगे। अब देखो जियो का शेयर मुझे 2023 में मिला, जियो का शेयर कब मिला मुझे, 2023। जियो की कॉस्ट कितनी ले रहे हो, 200 रुपया पर शेयर। अब जियो का शेयर मुझे मिला तो 2023 में है, लेकिन जियो का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे पता है, जब आपने रिलायंस का शेयर खरीदा था। तो जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखने के लिए आप बोलोगे जियो का शेयर तो अभी 2023 में मिला है, तो क्या हमारा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 2023 से देखा जाएगा, नहीं, जब आपने रिलायंस का शेयर खरीदा था वहां से इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको मिलेगा। लिख लो एक नोट और फिर इसको करते हैं समाप्त। लिखो नोट, लिखो एक नोट, 10 रुपए का नोट लिखो। नोट में लिखो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन JFSL, period of holding of shares in JFSL, period of holding of shares in JFSL shall be considered from, shall be considered from, shall be considered from the date on which,
फ्रॉम द डेट ऑन विच मिस्टर बीबी एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ RIL, from the date on which Mr. BB acquired shares of RIL. डन, समाप्त. अब एक काम करो, वापस अब बुक को सीधा कर दो. अब आप बुक को सीधा कर दो, ठीक है. बुक को सीधा कर लिया. जो हम अमलगमेशन डीमर्जर पढ़ के आए हैं, नॉट मोर रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके नॉलेज के लिए ये था. मेरे को नहीं लगता एग्जाम में आना चाहिए, बट अगर कभी आ जाए तो ध्यान रखना करके, ठीक है. आ गया तो तुम्हारे कर्म खराब है, बाकी तो नॉर्मली नहीं आता है करके, ठीक है. चलिए, अब आप एक काम करो. आपको पता है अपन अदर सोर्सेज पर, हाँ मुझे पता है ब्रेक देना है, मुझे पता है ये चीज, हाँ मुझे पता, डोंट वरी, मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है आपको ब्रेक देना है, आई नो दैट. अब एक बात बताओ, हम अदर सोर्सेज में पढ़ रहे थे कि ऐसी इनकम जो 4 हेड में नहीं जाती वो अदर सोर्सेज में जाती है, और उसमें सबसे पहला एक ही पॉइंट हुआ है गिफ्ट करके. कौन सा पॉइंट हुआ है? गिफ्ट. गिफ्ट जो है वो अदर सोर्सेज में आता है, और गिफ्ट को लेके अपन ने टोटल 6 घंटे खराब किए हैं सिर्फ गिफ्ट को. और एग्जाम में आने का चांस गिफ्ट का ही है. एग्जाम में आएगा आपको गिफ्ट ही आएगा, MCQ में आएगा या छोटा सा क्वेश्चन आएगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको भी मजा आता है. गिफ्ट में मजा आता है कि नहीं आता, पता है रिलेटिव है कि नहीं है वगैरह, कितना अच्छा है करके, तो गिफ्ट में अच्छा लगता है. गिफ्ट पॉइंट नंबर 1 था अदर सोर्सेज में. पॉइंट नंबर 2 लिखो डिविडेंड. गिफ्ट के बाद पॉइंट नंबर 2 लिखो डिविडेंड. डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है बताओ? डिविडेंड मतलब, डिविडेंड तो पता ही है यार, जब कंपनी आपको क्या देती है? डिविडेंड देती है. तो डिविडेंड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है. कहां टैक्सेबल होता है? अदर सोर्स. डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. अब एक चीज समझना, डिविडेंड अगर आपको भले डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है, मींस फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है, डोमेस्टिक कंपनी मतलब आप ये समझ लीजिए इंडिया की कंपनी, ठीक है, या फिर फ्रॉम फॉरेन कंपनी से मिलता है. अगर आपको डिविडेंड है वो भले डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है या फॉरेन कंपनी से मिलता है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ, किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? अरे बोलो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. ऑलवेज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स अंडर IFOS. ऑलवेज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर IFOS. और एक बात बताओ, डिविडेंड की टैक्स रेट क्या रहती है? स्लैब रेट. बोलो क्या टैक्स रहती है? स्लैब. देखो स्पेशल रेट सिर्फ किस किस पे थी पता है? लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट वाला उस पे थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे थी, दूसरा वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट वाले पे थी, विनिंग वाले पे थी करके, ठीक है, 30%. और एक वो डीम्ड इनकम थी ना, जो आपके बैंक में पैसा आ गया, ओ बोला कहां से आया, तो उस पे 78% वो थी. बाकी कहीं स्पेशल रेट नहीं है, बाकी सब इनकम है वो आपकी स्लैब रेट से जाती है. कौन सी रेट से जाती है? स्लैब रेट. तो डिविडेंड ऑलवेज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर IFOS एंड इट इज टैक्सेबल एज पर नॉर्मल टैक्स रेट. नॉर्मल टैक्स रेट में आप बोल सकते हैं जैसे स्लैब रेट, एंड इट इज टैक्सेबल एज पर नॉर्मल टैक्स रेट. नॉर्मल टैक्स रेट मतलब स्लैब रेट. टैक्सेबल एज पर नॉर्मल टैक्स रेट, दैट इज कॉल्ड स्लैब रेट. डिविडेंड नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होता है. डन. चलिए अब एक काम करिए, एक लाइन छोड़ के लिखिए डीम्ड डिविडेंड. डीम्ड डिविडेंड एक लाइन छोड़ के लिखिए. डीम्ड डिविडेंड एक लाइन छोड़ के लिखिए. डीम्ड डिविडेंड. डीम्ड डिविडेंड. डीम्ड डिविडेंड का मतलब क्या हुआ? जो डिविडेंड है नहीं, लेकिन मान लेंगे तू डिविडेंड है. देखो हुआ क्या पहले पता है तुमको?
कंपनियों ने चिटिंग करने के लिए डिविडेंड की जगह दूसरी चीजें देने लग गए। कैसे? जैसे डिविडेंड मत दो, डिविडेंड की जगह शेयर होल्डर को एक एक गोल्ड कॉइन दे दो। बोला ये थोड़ी डिविडेंड है, ऐसा हो सकता है ना? कंपनियां क्या करेगी, जैसे मान लो टाइटन है, टाइटन ज्वेलरी बिजनेस में है कि एक शेयर होल्डर को 1 ग्राम गोल्ड दे दिया, बोला हमने डिविडेंड थोड़ी दिया है, हमने तो गोल्ड दिया है। ऐसे ऐसे चिटिंग करने लग गए तो लॉ मेकर्स का दिमाग खराब हो गया और लॉ मेकर्स ने वहां पे क्या बना दिया, डीम्ड डिविडेंड। क्या बनाया? डीम्ड डिविडेंड। अब लीजिए ब्रेक, ठीक है, और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। भैया कहां गया हमारा बंदा? ब्रेक लो 10 मिनट का।